सभी छात्र छात्राएँ, बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ, आज हम कुछ समान अध्ययन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी 28 जनवरी से जो परीक्षा प्रारंभ हो रही है उस समय भी आप लाभान्वित होंगे, प्लस उसके आगे इसमें से जो भी छात्र छात्राएँ किसी भी कंपटीशन की परीक्षा देंगी उससे उन क्वेश्चनों से भी लाभान्वित होंगे, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, लोअर सबऑर्डिनेट, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, जो एक एक सिंगल है क्वेश्चन है, क्योंकि पीसीएस आईएएस का थोड़ा टफ क्वेश्चन, उसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुमेलित, चूँकि इतने कम समय में यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सिंगल लाइन है उससे भी मिल जाएगा। तो उसके लिए अलग से जब होगा तब बताएंगे। आज पहले हम इस विषय पर डिस्कस करते हैं। तो अभी तो आपकी जो पढ़ाई 28 जनवरी वाली है, कोशिश करते हैं उसमें पहले आपको लाभ मिल जाए, बाद में फिर देखते हैं और कठिन से कठिन क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप आगामी परीक्षा में ग्रेजुएशन या एमए करने के बाद जब भी आप निकलें तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन पा जाएं, जिसकी जितनी क्षमता है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया है? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सोलन नदी, ये गलत हो गया, ये कैसे आप सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सोलन नदी या गंगा नदी लिख दो, ये गंगा नदी लिख दीजिए, कोई वो नहीं है। गंगा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है? बताइए। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है, अर्थात सरस्वती को अच्छी माँ, अच्छी देवी और तथा अच्छी नदी कहा गया है। किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को कहा गया अच्छी माँ, अच्छा देवी, और नदियों में श्रेष्ठ किस नदी को कहा गया है? सरस्वती नदी को। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन के भागीदारी की भर्त्सना की या आलोचना की? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, आरिफ मोहम्मद खान। तो सबसे पहले तो खिलाफत आंदोलन जान लें। ये जो इस्लाम जगत का जो है खलीफा जो होता है वो पूरे इस्लाम जगत का धार्मिक गुरु होता है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की पराजित हो गया था, तो ब्रिटेन के लोगों ने वहाँ के पद के खलीफा को समाप्त कर दिया था। इसके विरोध में सभी मुस्लिम समुदाय पूरे विश्व के एकत्रित होकर खलीफा के पद को प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि खलीफा का पद इस्लाम जगत में सबसे सम्मान का पद था और वही निर्धारित करता था कि कोई सुल्तान बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि उसके नेतृत्व पूरी मुस्लिम समाज स्वीकार करता था। इसलिए गांधी जी ने देखा कि अच्छा अवसर है, हम हिंदू मुस्लिम एकता प्रदान कर सकते हैं, हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और मुस्लिम का समर्थन करते हैं। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था और गांधी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें से एक मुस्लिम नेता ने इसका विरोध किया कि कहें कि अगर ऐसे करेंगे तो आने वाले समय में सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी। भाई, ये दूसरे देश का मामला है, ये भारत का मामला नहीं है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? लेकिन गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो किस मुस्लिम नेता ने खिलाफत आंदोलन के विरोध किया था? बताइए। सभी का गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना, ये इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था गांधी जी का कि ये दूसरे देश का मामला है, हमें इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में सांप्रदायिकता फिर बढ़ जाएगी। इसलिए इसका उन्होंने उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते। सरोजनी नायडू ने कहा था
कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं मोहम्मद अली जिन्ना। उस समय वो सांप्रदायिक नहीं हुए थे। बाद में और जो इकबाल हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा, ये भी बहुत ही सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं बने थे। बाद में ये लोग, मोहम्मद अली जिन्ना बाद में सांप्रदायिक बन जाते हैं, ये इकबाल भी बन जाते हैं। उन्होंने कहा, फिर बाद में कहने लगते हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र दिया जाए। इसीलिए पृथक निर्वाचन की मांग शुरू में होती है मार्ले मिंटो सुधार में, और शुरू में पृथक निर्वाचन की बात कांग्रेस मान लेती है, और फिर यही पृथक निर्वाचन से ही एक दूसरे देश की पृष्ठभूमि बन जाती है, यानी कि पाकिस्तान की पृष्ठभूमि इसी पृथक निर्वाचन से बन जाती है। पृथक निर्वाचन का मतलब है कि मुस्लिम ही केवल वोट देगा, मुस्लिम ही केवल उस क्षेत्र पर चुनाव लड़ सकता है। तो इससे क्या है, सांप्रदायिकता बढ़ी बाद में, और बाद में भारत देश को खमियाजा भुगतना पड़ा और भारत के टुकड़े हो जाते हैं, और 14 अगस्त को यहाँ से पाकिस्तान बन जाता है। इसको हम बाद में बताएंगे। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, किस महीने में होती है? 4 जुलाई को सबसे निकटतम होती है, कि 3 जनवरी को होती है, कि 22 मार्च को होती है, कि 15 जुलाई को? तो सही बताओ। 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। हाँ, तो इसका सही आंसर, वेरी गुड। क्या नाम भाई तुम्हारा भाई जीजा सबसे अच्छा तैयार है, बधाई के पात्र हो। 3 जनवरी को सही है। 3 जनवरी को जो है, क्या नाम है आपका? नुमा भूल जा रहे हैं। अंकुर प्रजापति की तैयारी भाई ठीक है, आप इनके लिए भाई ताली बजाएं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। इस स्थिति को पेरीहीलियम या उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहीलियन या अपसौर कहते हैं। प्रायः उपसौर की स्थिति 4 जनवरी या उसके निकटतम तिथि या 2-3 जनवरी को होती है। उसी प्रकार अपसौर की स्थिति 4 जुलाई या उसके निकटतम तिथि को होती है, 4-5 जुलाई। यानी कि आपको निकटतम निशान पर लगाना है, सबसे निकट कब होगी? 4 जनवरी, 3 जनवरी को होगी, और सबसे दूरी कब होगी? 4 जुलाई को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, पक्षी संख्या की वृद्धि करके, या वनारोपण द्वारा। मृदा अपरदन समझ रहे हो? कैसे मिट्टी को रोका जाए? जो बरसात होती है और मिट्टी जो है बह जाती है, तो उसको कैसे रोका जाए, उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। जो मतलब उपजाऊ मिट्टी है वो बरसात में बहकर चली जाती है, तो क्या उसको नुकसान हो जाता है किसानों को, तो कैसे रोका जाए? एक लोग हाँ, वेरी गुड, वनारोपण द्वारा। ये क्वेश्चन सभी लोगों ने बताया, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। निम्न में से किसने तिब्बत पार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल या इसी को ओजोन हैलो का पता लगाया था? GW केटमूर, M मोलिना, जोसेफ फरमान, मार्कस रेक्स। ये पर्यावरण का करंट क्वेश्चन है एकदम। ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयार करने, जब भी तत्कालीन कोई परीक्षा देने जाए तो 6 महीना से लेकर साल तक करंट आपको पढ़ के जाना है, कोई भी परीक्षा दे। तो वर्तमान समय में ये हमने करंट का जोड़ा है। तो बताएं, निम्न में से किसने तिब्बत पार करके ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था? GW केटमूर, M मोलिना, जोसेफ फरमान, मार्कस रेक्स। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केटमूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो या ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था। कौन पता लगाया था? GW केटमूर।
ऐसे करंट आप जो भी है तो पढ़ के जाएंगे। है संसदीय शासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है? बताएं। और कोई बताए छात्र, क्या नाम है? हाँ बोलो, क्या क्या होगा? और तुम बताओ अभिनव सिंह। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? गलत है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति है तो अध्यक्ष है सब हर चीज का, लेकिन वो बाध्य है प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल के जो विचार होते हैं वही क्या करते हैं, वही राष्ट्रपति कर सकता है। माने कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मिनिस्टर के सलाह को मानने के लिए बाध्य है। केवल एक बार उनके लिखित जो देते हैं एक बार वो लौटा सकता है, लेकिन दूसरे बार में उनको बाध्य हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से कहा जाता है कि जो भी घटना होती है वो पूरे संसदीय पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और एक हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के कहने से ही राष्ट्रपति सब काम करते हैं। यानी कि अगर राज्यपाल को भी बदलना है तो उसमें परामर्श प्राइम मिनिस्टर उनके कैबिनेट मिनिस्टर देते हैं, तो वो राज्यपाल भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उनके प्रसाद पर्यंत राज्यपाल भी किसी राज्य में राज्यपाल के पद पर रह सकते हैं। यानी कि पूरी पावर जो है संसदीय लोकतंत्र की जो पावर है यहाँ पर भारत में प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। वही अमेरिका में वहाँ पद बदल जाता, राष्ट्रपति के पास हो जाती है। तो हर देश की अलग अलग है प्रमुख है। जिस प्रकार ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन अंतिम पावर राजा के पास होती है। वह संसद राज्यसभा जो भी पास करते, जब तक वहाँ का राजा लिखित सिग्नेचर नहीं करता है तब तक वो कानून नहीं बन पाता। जैसे हमारे क्या कोई भी कानून बनता है जब राज्यसभा पारित कर दे, लोकसभा पारित कर दे और राष्ट्रपति जब मोहर लगा दे तब जाके वो कानून बन जाता है। जैसे अभी धारा 370 हटा था जम्मू कश्मीर को, बाद में इसको राज्य हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, फिर लोकसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर किया, तब जाके कानून बना। उसी प्रकार से मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का मामला था, वही कंडीशन वही तरीके से अपनाया गया। तो इसलिए 3 चरण, राज्यसभा भी पास करे, लोकसभा भी पास करे और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे, तब कानून बन पाएगा। नहीं तो कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति रोक दे, सिग्नेचर करने से मना कर दे, तो राज्यसभा लोकसभा पारित भी कर दे तो वो कानून नहीं माना, या लोकसभा पारित कर दे राज्यसभा ना पारित करे तब भी कानून नहीं बना, या राज्यसभा पारित कर दे लोकसभा नहीं पारित करे तब भी नहीं कानून बन पाएगा। यानी कि तीनों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी विधेयक को बनाने में। समझ गए होंगे। तो ये हो गया। मई 2022 में कौन सी महिला, सबसे करंट का है, कौन सी महिला भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी? कैप्टन अभिलाषा बराक, कैप्टन चित्रा गुलाटी, कैप्टन मोनिका सिंह, कैप्टन लक्ष्मी पांडे। तो इसका सही आंसर होगा कैप्टन अभिलाषा बराक। भारत की कैप्टन पहली लड़ाकू एविएटर बनी। ये आने वाले किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी 2023 के एग्जाम में देंगे ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बाची नहीं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ? अभिजातिक, या सोरारई पोट्टू, ब्रिज, या तुलसीदास जूनियर? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म के पुरस्कार सोरारई पोट्टू को प्राप्त हुआ। यह एक तमिल फिल्म है। क्या कर रहे हो? सोरारई पोट्टू को मिला। और ये कौन सी फिल्म है? तमिल की तमिल फिल्म है, इसलिए थोड़ा नाम कठिन है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति समुदाय से संबंधित हैं? संथाल जनजाति से, उराव जनजाति से, मुंडा जनजाति से और भील जनजाति से? बताएं।
हाँ वेरी गुड, संथाल जनजाति की है, संथाल जनजाति की है। और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं इसके पहले। और क्या जानते हो किस प्रांत की रहने वाली थी? नहीं, उड़ीसा की रहने वाली थी। लिख लीजिए, द्रौपदी जो है उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। इसके पहले और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। बाची नहीं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे अभी भविष्य में? अवलोकेश्वर भगवान के रूप में, लोकेश्वर भगवान के रूप में, मैत्रेय के रूप में, पद्म पाण के रूप में? बताइए। मत तुम बताओ, बताओ विनोद सिंह। मैत्रेय, कल भी ये क्वेश्चन इसी टाइप का बताए थे। मैत्रेय जो है भावी बुद्ध के रूप में अवतरित होंगे। कृषि मूल्य की स्थापना की गई वह वर्ष था 1995 में, 1965 में, 1970 में, 1973 में। कृषि मूल्य क्या बताया है? हाँ, 1965 में कृषि मूल्य निर्धारित किया गया था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड, या जलियांवाला कांड, या काकोरी कांड, या चौरी चौरा कांड? ये चौरी चौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान, बिहार, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कहाँ? गोरखपुर के पास है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चौरी चौरा स्थान है। वहाँ पर किसानों ने अंग्रेजों को एक कमरे में बंद करके जला दिया था और उसमें हिंसात्मक रूप हो गया था। इसीलिए गांधी जी ने फिर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने कुछ समान अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वह तुरंत आपको मिल सके। दूसरा चैनल ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहां पर भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे कि आप जो भी मैं वीडियो बनाऊं लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 226? बताएं। अनुच्छेद 315 होगा इसका सही आंसर। अनुच्छेद 315 संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ये बातें बताया गया है। मैं अनुच्छेद 315 के अंतर्गत बताया गया है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, एक भारत के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, और राज्य के लिए अलग अलग स्टेट के लिए भी राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकता है। इसी में ये भी कहा गया है कि छोटे छोटे देशों के लिए भी एक आयोग गठित हो सकता है। तो ये प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 315 में। मार्च 2022 में संपन्न एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में, एकदम करेंट का जो है, नौकायन चैंपियनशिप 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते थे? 3, 5, 6, 9? बताइए। ये नया क्वेश्चन है, करंट का है, तो इसमें 9 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है, आपके ईमेल खाते, कंप्यूटर का है, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? होस्ट, ईमेल सर्वर, ईमेल क्लाइंट और लिस्ट सर्व क्या कहते हैं? आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? बताएं। ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाला कंप्यूटर ईमेल सर्वर कहलाता है। ईमेल सर्वर कहलाता है।
इसका सही आंसर होगा ईमेल सर्वर। मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण। बताएं, तुम बताओ क्या नाम है, खड़े हो, ले लो इनको। हाँ भैया बताओ इसका क्वेश्चन क्या होगा। मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? ये होगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी। बताएं पाठ। हाँ शनि, वेरी गुड। शनि जो है वलय पाए हैं। शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की पुष्टि हो चुकी है। इसके ए बी सी, ए बी डी एवं ई पृथ्वी, इसके ए बी डी एवं ई वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। सन के अतिरिक्त बृहस्पति एवं वरुण या नेपच्यून में भी वलय के संकेत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं शनि के ग्रह के चारों ओर वलय प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा नदी, डान नदी, तेल नदी और तुंगभद्रा नदी। बताएं। तो इसका सही क्वेश्चन है तुंगभद्रा नदी। वेरी गुड, तुंगभद्रा नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22। बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में पीसीएस में भी आया है ये क्वेश्चन, और ये पीसीएस में भी आया है, और आईएएस की भी परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। सभी छोटे मोटे कंपटीशन सभी पूछा गया है। भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 को कहा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम तैयार कर लीजिए। भारतीय गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। वही अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। इसलिए अनुच्छेद 21 जो है ये भारतीय संविधान के व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनालिटी लाइफ से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? मानिक सरकार, डॉक्टर मानिक शाह, झारण दास, विप्लव कुमार देव। बताएं। तो इसका सही आंसर जो होगा गलत है, डॉक्टर मानिक शाह। ये है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिपुरा कहाँ पे है? भारत के किस दिशा में है त्रिपुरा? तो ये है, सही बात है। अब फिर से देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राष्ट्र लोक सेवा आयोग का गठन मिलता है? तो अनुच्छेद 315। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 2022 में संपन्न एशियाई नौकायन चैंपियनशिप 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते थे? 9 पदक जीते थे। आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाला कंप्यूटर ईमेल सर्वर कहलाता है। मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? वह है शनि। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 21। और 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में
डॉक्टर मानिक शाह ने शपथ ग्रहण किया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ जीएस से संबंधित, समान अध्ययन से संबंधित बहुत से क्वेश्चनों को डिस्कस किया, जिससे कि आप अवश्य लाभान्वित होंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र पर यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वह तुरंत मिल सके। दूसरा चैनल ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो भी मैं कंपटीशन संबंधित वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपको मिल सके, लाभान्वित हो सके और अपना कंपटीशन में अच्छी मुकाम प्राप्त कर सकें। ऐसी ही आशा मैं भगवान ईश्वर से करता हूं कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।